हेलो एंड वेलकम टू सिविल सर्विसेज गुरुकुल। जो आज की हमारी वीडियो है वो है बेस्ड ऑन आर्टिकल नंबर 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आज हम देखेंगे कि आर्टिकल 2 यूज करके हम कैसे एडमिशन एंड एस्टैब्लिशमेंट कर सकते हैं न्यू स्टेट्स की। ये आर्टिकल पर्टिकुलरली किस चीज के लिए है? फॉर एस्टैब्लिशमेंट एंड एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स। सो हम इसमें डिकोड करेंगे कि कौन सा प्रोसीजर है, कौन से 4 स्टेप्स हैं जो इस आर्टिकल के थ्रू हम यूज कर सकते हैं, कौन से स्टेट्स हैं जिसको हमने एडमिशन दिया है, और सिक्किम का क्या रोल था इस आर्टिकल के अंदर, या इस आर्टिकल का क्या रोल था विद रिस्पेक्ट टू सिक्किम। तो वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखते हैं कि आर्टिकल में लिखा क्या है। आर्टिकल में क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि पार्लियामेंट में बाय लॉ एडमिट इनटू द यूनियन और इस्टैब्लिश न्यू स्टेट्स ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशंस एज इट थिंक्स फिट। तो ये पावर है किसके पास? ये पावर है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में कितने हाउसेज हैं आपके? 2 हाउसेज हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो इन दोनों हाउसेज की बात की गई है कि ये जो दोनों हाउसेज हैं उसके थ्रू पार्लियामेंट क्या करेगी? ये पावर को एक्सरसाइज करेगी और क्या बनाएगी? एक लॉ बनाएगी सो दैट वो इंडिया की जो यूनियन है, हमने कल देखा था यूनियन ऑफ स्टेट, जो इंडिया की यूनियन है उसके अंदर न्यू स्टेट्स को हम एडमिट कर सके या स्टैब्लिश कर सके। कौन से टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर? जो पार्लियामेंट को लगता है वो ठीक है। मतलब पार्लियामेंट के पास क्या है? पावर है लोकसभा एंड राज्यसभा कि वो इंडियन यूनियन के अंदर न्यू स्टेट्स को एडमिट कर सकते हैं या स्टैब्लिश कर सकते हैं ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशंस एज इट थिंक्स फिट। अब यहां पे हमने वर्ड स्टेट क्यों यूज किया है? प्रोविंसेस क्यों नहीं यूज किया, या हमने स्टैब्लिशमेंट क्यों नहीं यूज किया? व्हाई वी हैव यूज्ड द वर्ड स्टेट? हमने वर्ड स्टेट इसलिए यूज किया है सो दैट जो सॉवरेनिटी है वो मेंटेन रहे। क्या मेंटेन रहे? कि जो सॉवरेनिटी है वो मेंटेन रहे। तो इसके लिए हमने वर्ड का यूज किया है स्टेट्स। एस्टैब्लिशिंग अ न्यू स्टेट रेफर्स टू स्टेट्स दैट वर नॉट इन एग्जिस्टेंस बिफोर। तो जो ये टाइटल है या जो ये हम वर्ड यूज कर रहे हैं एस्टैब्लिशिंग, इसका मतलब क्या है? हम उन स्टेट्स को अपनी कंट्री के साथ एसोसिएट नहीं, मर्ज कर रहे हैं या उनको हम क्रिएट कर रहे हैं जो पहले हमारी कंट्री की एग्जिस्टेंस के अंदर नहीं थे। एस्टैब्लिशिंग न्यू स्टेट्स रेफर्स टू स्टेट्स दैट वर नॉट इन एग्जिस्टेंस बिफोर। आप ये नहीं कह सकते कि बिफोर इंडिपेंडेंस दीज स्टेट्स वर पार्ट ऑफ इंडिया। नहीं, जो स्टेट्स बिफोर इंडिपेंडेंस या ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस हमारी कंट्री का पार्ट नहीं थे, हमने उन स्टेट्स को अपनी कंट्री का पार्ट बनाना है। तो उसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं? आर्टिकल 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको 2 चीजें क्लियर होनी चाहिए कि यहाँ पे स्टेट्स की बात की गई है, यहाँ पे यूनियन टेरिटरीज की बात नहीं की गई है। सिर्फ किसकी बात की गई है? स्टेट की बात की गई है। सेकंड क्या है कि हम कौन से स्टेट्स को एस्टैब्लिश करेंगे जो एग्जिस्टेंस में नहीं थे, मतलब बिल्कुल फ्रेश स्टेट्स को हम क्या करेंगे? एडमिशन देंगे अपनी कंट्री के अंदर। ठीक है जी। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर ये करता क्या है आर्टिकल। इट अलाउज इंडिया टू एक्सपैंड एंड रीडिफाइन इट्स बॉर्डर्स व्हेन नेसेसरी। तो यहां पे कौन से बॉर्डर्स की बात कर रहे हैं? यहां पे हम एक्सटर्नल बॉर्डर्स की बात कर रहे हैं। कौन से बॉर्डर्स की बात करें? हम एक्सटर्नल बॉर्डर्स की बात करें। हम कह रहे हैं कि आर्टिकल क्या करता है? ये इंडिया को क्या करता है? अलाउ करता है कि वो अपनी एक्सपैंड कर सकता है बाउंड्री को और अपनी बाउंड्री को रीडिफाइन कर सकता है जब जब हमारी कंट्री को नेसेसरी लगता है। सेकंड क्या है? इट बैलेंसेस एडमिनिस्ट्रेटिव नीड्स विद नेशनल यूनिटी। तो जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है यूनियन गवर्नमेंट की, उसकी नीड्स को कंट्री की जो नेशनल यूनिटी है उसके साथ क्या करता है? ये बैलेंस आउट करता है। थर्ड क्या है? इट रिफ्लेक्ट्स डेमोग्राफिक शिफ्ट्स एंड रीजनल एस्पिरेशंस। तो डेमोग्राफिक शिफ्ट अगर करना है कंट्री के अंदर या कोई रीजनल एस्पिरेशंस है उसको हमने फुलफिल करना है तो हम आर्टिकल 2 यूज कर सकते हैं। और लास्ट क्या है? इट अलाउज इंडिया टू अडेप्ट टू सोशो पॉलिटिकल चेंजेस। जो सोसाइटी में और जो पॉलिटी में आपकी चेंजेस होने हैं एंड बेटर सर्व इट्स डाइवर्स पॉपुलेशन। जो पॉपुलेशन का इंटरेस्ट है उसके हिसाब से हम क्या करेंगे? हम सोशल पॉलिटिकल चेंजेस को अलाइन कर देंगे सो दैट हमारी कंट्री के अंदर क्या हो? हमारी कंट्री के अंदर जो डाइवर्सिटी है या जो फ्रेज है यूनिटी इन डाइवर्सिटी बाय जीएल नेहरू, हम उसको फुलफिल कर सके। तो ये कुछ चीजें हैं जो ये आर्टिकल करता है। नेक्स्ट देखते हैं जी। ऑन द अदर हैंड, जो हमने बात की थी कि ये आर्टिकल यूटीज की बात नहीं करता, यहां पे क्या है? ऑन द अदर हैंड इट नीड्स टू बी स्टेटेड दैट दिस पर्टिकुलर आर्टिकल, कौन से आर्टिकल की बात कर रहे हैं? आर्टिकल 2 की बात कर रहे हैं, ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट कवर द इंसेप्शन और एडमिशन ऑफ अ यूनियन टेरिटरी। तो अगर कल आपको क्वेश्चन आ जाए कि क्या हम आर्टिकल 2 से
कोई यूटी को स्टैब्लिश करवा सकते हैं इंडिया के अंदर? नो। क्यों नहीं करवा सकते? बिकॉज फॉर एडमिशन ऑफ अ यूनियन टेरिटरी द पार्लियामेंट, जो हमारा हाउस है, नीड्स टू गो थ्रू अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368। तो जो इससे हम क्या समझते हैं, हम ये समझते हैं कि अगर हमने स्टेट्स को स्टैब्लिश करवाना है तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। हमें आर्टिकल 368 जिसके थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन को यूज किया जाता है अमेंड करने के लिए, हमें वो आर्टिकल यूज करने की जरूरत नहीं है। मतलब हम सिंपल ऑर्डिनरी प्रोसीजर, हम सिंपल ऑर्डिनरी लीगल प्रोसीजर के थ्रू क्या कर सकते हैं? हम सिंपल ऑर्डिनरी लीगल प्रोसीजर के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकते हैं, सॉरी एडमिशन कर सकते हैं। किसका? हम आर्टिकल 2 का यूज करके न्यू स्टेट्स का एडमिशन कर सकते हैं। हम यूनियन टेरिटरी के केस में इस आर्टिकल को यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उसके लिए आपको क्या चाहिए? स्पेशल प्रोविजन। वो क्या है कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ेगा। तो यूनियन टेरिटरी इज आउट ऑफ एम्बिट ऑफ दिस आर्टिकल, आउट ऑफ एम्बिट ऑफ दिस आर्टिकल। तो आपने ये चीज ध्यान रखनी है। अगर कल क्वेश्चन आ जाए कि क्या यूटी को भी हम एस्टैब्लिश कर सकते हैं? नो, हम सिर्फ स्टेट्स को एस्टैब्लिश कर सकते हैं यूजिंग दिस आर्टिकल। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कौन से स्टेट्स हैं जो एस्टैब्लिश किए गए इस आर्टिकल को यूज करके। तो सबसे पहले क्या है? दादरा एंड नगर हवेली। ये कौन यहां पे रूल करता था? पोर्चुगीज। द पोर्चुगीज रूल्ड स्टेट वाज लिबरेटेड इन 1954। कब लिबरेट किया गया? 1954। इसको फ्रीडम कब दिलाएगी? 1954। एंड वाज एडमिनिस्टर्ड बाय अ लोकल बॉडी टिल 1961। तो इसको क्या किया गया कि 1961 तक इसको कौन एडमिनिस्टर करता था? एक लोकल बॉडी। When it was constituted as a union territory by 10th Constitutional Amendment Act। तो बाद में इसको एज अ यूटी हमने क्या किया? कॉन्स्टिट्यूट किया। उसके लिए अमेंडमेंट एक्ट क्या है? 10th। तो इसको हमने स्टार्टिंग में एज अ स्टेट नहीं बनाया था, पर हमने इसको क्या किया था? एस्टैब्लिश किया था टू बी अ पार्ट ऑफ इंडिया। सेकंड हमारे पास क्या है? गोवा एंड दमन एंड दीव। तो ये भी क्या थी? ये पोर्चुगल की क्या है? टेरिटरीज थी। दीज टेरिटरीज वर आल्सो ऑक्यूपाइड एक्वायर्ड फ्रॉम पोर्चुगल थ्रू पुलिस एक्शन इन 1961। तो यहाँ पे पुलिस एक्शन हुआ था 1961 में और इनको एक्वायर किया गया। इट वाज मेड अ यूटी इन 1962 थ्रू 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसको भी पहले क्या बनाया गया? यूटी। यूटी के बाद इसको क्या बनाया गया? स्टेट। अगर गोवा की बात करें, इन 1987 गोवा एक्वायर्ड स्टेटहुड एंड दमन एंड दीव वर मेड इनटू सेपरेट यूटीज इन 2019। अगर हम रीसेंट बात करें, the UTs of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu were merged to create a new union territory और उसका नाम क्या है? दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। तो अब जो हम अगर 2019 की बात करते हैं, अब हमारे पास दादरा एंड नगर हवेली प्लस दमन एंड दीव क्या हो चुके हैं? ये दे हैव बीन मर्ज्ड, नाउ दे हैव बीन काउंटेड एज अ सिंगल यूटी। तो आपको पता लगा कि हमने क्या किया कि हमने यहाँ पे हिस्ट्री डिस्कस की है कि 1961 में इनको लिबरेट कराया गया। 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इनको यूटी बनाया गया। 87 में गोवा ने क्या लिया? स्टेटहुड लिया। और अब 2019 में दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव को हमने क्या कर दिया है? मर्ज कर दिया है। लास्ट बात करते हैं पुडुचेरी। आपने नाम सुना होगा पुडुचेरी का। तो ये क्या थी? ये फ्रेंच टेरिटरी थी। इससे पहले वाली कौन सी थी? पोर्चुगीज। ये क्या है? ये है फ्रेंच टेरिटरीज। इन 1954 द फ्रेंच हैंडेड ओवर देयर एस्टैब्लिशमेंट्स नेमली पुडुचेरी, यनम, कराईकल एंड माहे टू इंडिया। तो 4 टेरिटरीज थी, पुडुचेरी, यनम, कराईकल एंड माहे टू इंडिया। These territories were administered as an acquired territory till 1962। अब यहाँ पे आपको फ्रेज यूज करना है acquired territory। जब हम आर्टिकल को पढ़ते हैं तो ऐसी कोई भी चीज मेंशन नहीं है acquired territory की। When they were constituted into a UT through 14th Constitutional Amendment Act। तो इनको बाद में क्या बना दिया गया? UT थ्रू 14th Constitutional Amendment Act। तो ये कुछ चीजें हैं जो एक्सरसाइज की गई थ्रू आर्टिकल 2। यहाँ पे हमने स्टेट्स थे जो उनको हमने स्टैब्लिश किया गया और बाद में उनको इंडिपेंडेंट जो टेरिटरीज को क्या बनाया गया? यूटीज बनाया गया। तो यूटीज आर्टिकल 2 के एम्बिट से बाहर है। नेक्स्ट हम देखते हैं जी सिक्किम का केस। हमारे पास एक यूनिक केस है क्योंकि सिक्किम वाज आल्सो मेड अ पार्ट थ्रू दिस आर्टिकल। आर्टिकल 2 ओनली एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू एडमिट एंड एस्टैब्लिश न्यू स्टेट्स इनटू द यूनियन, जो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। एंड देयर वाज नो प्रोविजन फॉर एसोसिएट स्टेट। कोई प्रोविजन एग्जिस्ट ही नहीं करता था एसोसिएट स्टेट का उस टाइम पे। हाउएवर इन 1974 एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी की अगर बात करें, अ नीड अरोज टू एडमिट सिक्किम इनटू इंडिया थ्रू अ न्यू रूट। तो हमने देखा कि जो सिक्किम है
वो क्या थी, वो एक डायनेस्टी थी, यहाँ पे आप बोल सकते हैं वो एक मोनार्की थी। सिक्किम क्या है, वो एक मोनार्की थी, यहाँ पे मोनार्क था, कौन सी डायनेस्टी से था, चोग्याल। ठीक है, तो हमने क्या किया 1974 में हमने एक न्यू रूट अडॉप्ट किया। इंडिया हैड एक्सेप्टेड द प्रपोजल मेड इन द गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम एक्ट 1974, एक प्रपोजल इन्होंने दिया, हमने एक्सेप्ट किया, पास्ड बाय सिक्किम असेंबली। सिक्किम असेंबली ने उसको, जो इंडिपेंडेंट असेंबली उसने उसको प्रपोजल को पास किया, एक्सप्रेसिंग द डिजायर टू बी इंटीग्रेटेड विद इंडिया। तो यहाँ पे सिक्किम की जो असेंबली है उसने एक डिजायर अपना प्रोक्लेम किया कि हम इंडिया के साथ एडमिट होना चाहते हैं, हेंस आर्टिकल 2A वाज इंसर्टेड। तो हमने क्या किया, हमने एक सेपरेट आर्टिकल 2A, क्योंकि हमें पता है कि 2 अलाउ नहीं करता एसोसिएट स्टेट के लिए, तो हमने एक सेपरेट आर्टिकल क्रिएट किया, वाज इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट टू एक्ट सिक्किम एज एन एसोसिएट स्टेट। तो हमने क्या किया, हमने आर्टिकल 2A ऐड किया, कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, 35th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। तो हमने एक सेपरेट कैटेगरी क्रिएट की है ऑफ एन एसोसिएट स्टेट, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी, ये क्रिएट की गई थ्रू 35th अमेंडमेंट एक्ट। और इसके बाद हमने सिक्किम को क्या बनाया, पहले एसोसिएट स्टेट, उसके बाद हमने सिक्किम को क्या दिया, स्टेटहुड। तो नेक्स्ट ये बना है, यहाँ पे देखो जी, देखो यहाँ पे हम बात करते हैं कि सिक्किम पहले क्या था, सिक्किम एक प्रिंसली स्टेट था किसका, ब्रिटिश इंडिया का। और कौन रूल करता था यहाँ पे, एक मोनार्क, उसका क्या नाम था, चोग्याल डायनेस्टी से। आफ्टर इंडिपेंडेंस अ सर्टेन सेक्शन ऑफ सिक्किम पॉपुलेशन डिमांडेड द मर्जर ऑफ सिक्किम विद इंडिया। तो सिक्किम की पॉपुलेशन ने ही ये डिमांड राइज की थी। Eventually, a treaty was signed between Sikkim and the government of India, by which the government of India undertook the responsibility of defense, external affairs and communication। तो हमने तीन चीजों में, डिफेंस में, एक्सटर्नल अफेयर्स में और कम्युनिकेशन में हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। द सिक्किम बिकेम अ प्रोटेक्टोरेट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया अंडर इंडो सिक्किम ट्रीटी। एक ट्रीटी, उसका नाम क्या था, इंडो सिक्किम ट्रीटी। तो सिक्किम क्या बन गया हमारा, प्रोटेक्टोरेट स्टेट। इसका मतलब क्या है कि जो मेन तीन चीजें हैं, डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन, वो इंडियन गवर्नमेंट ओवरलुक करेगी और बाकी चीजें क्या होगी, सिक्किम गवर्नमेंट खुद कर सकती है। हिस्टोरिक एग्रीमेंट वाज साइंड ऑन 8 मई 1973 between the Chogyal, the leaders of the political parties representing the Sikkim people and the government of India। तो ट्राई पार्टी एग्रीमेंट था, एक तो चोग्याल डायनेस्टी, एक जो पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स थे, और एक क्या था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फॉर द प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ अ फुली रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन सिक्किम एंड टू स्ट्रेंथन इट्स रिलेशनशिप विद इंडिया। द सिक्किम असेंबली यूनानिमसली पास द गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम इन 1974। तो एक बिल पास किया गया और सिक्किम हमारा क्या बन गया, एसोसिएट स्टेट। इसके लिए हमने क्या क्रिएट किया, इसके लिए हमने आर्टिकल 2A क्रिएट किया। ठीक है जी, नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर कंटिन्यू करते हैं हम इसी डिबेट को, द टर्म ऑफ द ट्रीटी, जो ट्रीटी हमारी हुई थी इंडो सिक्किम ट्रीटी, ऑल्सो इंक्लूडेड इंक्रीज्ड पॉपुलर पार्टिसिपेशन इन द गवर्नमेंट एंड फ्रॉम 1952 टू 1974 5 जनरल इलेक्शंस वर कंडक्टेड बेस्ड ऑन यूनिवर्सल सफरेज लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ सिक्किम कांग्रेस। तो यहाँ पे क्या बात की गई कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जो आपका राइट टू वोट है, जो वोटिंग सिस्टम है, उसके थ्रू आपके इलेक्शन होंगे और सिक्किम के अंदर एक सिक्किम कांग्रेस बनाई गई। द पार्टी एडवोकेटेड फॉर ग्रेटर पॉलिटिकल लिबर्टीज, उनको पॉलिटिकल फ्रीडम चाहिए था, लीडिंग टू टेंशन विद द चोग्याल। तो जो एक पार्टी बनी थी सिक्किम कांग्रेस, उसका कॉन्फ्लिक्ट किसके साथ हो गया, चोग्याल मोनार्क के साथ। As the situation escalated, India was asked to intervene। क्यों, क्योंकि इंडिया के पास 3 मेन सब्जेक्ट्स थे सिक्किम के, एंड अ कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रिपेयर्ड फॉर सिक्किम। तो सिक्किम के लिए भी हमने क्या प्रिपेयर किया, कॉन्स्टिट्यूशन। अ रेफरेंडम वाज हेल्ड इन 1975 वेयर एन ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी वोटेड फॉर सिक्किम्स मर्जर विद इंडिया। तो टूल क्या यूज किया, रेफरेंडम, मतलब हमने लोगों से पूछा कि आप कहां जाना चाहते हो, किसके साथ आप काम करना चाहते हो या किसके साथ रहना चाहते हो। तो लोगों ने कहा कि हमें मर्ज कर दो, किसके साथ, इंडिया के साथ हमें मर्ज कर दो, और हमने सिक्किम को मर्ज किया इंडिया के साथ। उसके लिए हमने क्या मूव किया, द 36th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1975 which came after the referendum brought about another modification to the Indian Constitution। This amendment led to the removal of Article 2A। तो जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन को मॉडिफाई किया एक अमेंडमेंट के साथ, तो हमने क्या किया, जो आर्टिकल 2A था, जो एसोसिएट स्टेट वाला क्लॉज था, हमने उसको रिमूव किया। एंड 10th शेड्यूल, उसके लिए हमने शेड्यूल भी क्रिएट किया था, 10th शेड्यूल, उसको भी रिमूव किया गया। एंड द इंक्लूजन ऑफ सिक्किम इन द कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट शेड्यूल एज अ स्टेट, कॉन्सिक्वेंटली सिक्किम वाज रिकॉग्नाइज्ड एज द 22nd स्टेट ऑफ इंडिया। तो हमने क्या किया, हमने एक अमेंडमेंट और मूव की, कौन सी,
36th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1975 आर्टिकल 2A और 10 शेड्यूल को रिमूव किया गया और सिक्किम को हमने 22nd स्टेट ऑफ इंडिया बना लिया। तो सिक्किम के लिए आपको ये याद रखना है कि सिक्किम को पहले हमने एसोसिएट स्टेट ऐड किया थ्रू आर्टिकल 2A। इसके लिए अमेंडमेंट कौन सी थी? 35th अमेंडमेंट। फिर बाद में 36th अमेंडमेंट के थ्रू ये 2A को रिमूव किया गया, 10th शेड्यूल जो ऐड किया था उसको भी रिमूव किया गया और सिक्किम को हमने फुल फ्लेज स्टेट बना लिया। कहां पे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो हम ये बिल की बात करें, हम आर्टिकल की बात करें, इस आर्टिकल को यूज कैसे किया जाता है। एक बिल को पास करने के लिए कौन सी स्टेजेस के थ्रू जाना पड़ेगा फॉर आर्टिकल 2। तो हमारे पास 4 स्टेजेस है। फर्स्ट स्टेज हमारी क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल। तो इसको बोलते हैं स्टेज 1। इसमें क्या होगा? अ बिल प्रपोजिंग द एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ न्यू स्टेट इज इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर लोकसभा दैट इज हाउस ऑफ पीपल और राज्यसभा दैट इज हाउस ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तो हम कहते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर आप किसी भी हाउस में, लोअर हाउस या अपर हाउस में, आप बिल को इंट्रोड्यूस कर सकते हो, पर एक ही शर्त है। शर्त क्या है? द बिल मस्ट बी इंट्रोड्यूस्ड बाय अ मिनिस्टर। जो मिनिस्टर है वही बिल को इंट्रोड्यूस कर सकता है, मतलब जिसके पास पोर्टफोलियो है अपनी, जिसके पास डिपार्टमेंट है वो इंट्रोड्यूस कर सकता है, उसके अलावा कोई बिल को इंट्रोड्यूस नहीं करेगा। मतलब प्राइवेट मेंबर नहीं इंट्रोड्यूस कर सकता, प्राइवेट मेंबर नहीं इंट्रोड्यूस कर सकता। सेकंड क्या है? द बिल इज पुट टू वोट इन बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। फिर बिल को वोटिंग के ऊपर डाला जाता है। कहां पे? बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। तो ये स्टेज 1 है। फिर स्टेज 2 देखते हैं। स्टेज 2 में क्या है? डिबेट एंड कंसिडरेशन। तो स्टेज 2 में क्या होगा? डिबेट भी होगी और बिल को कंसिडर भी किया जाएगा। द बिल अंडरगोज अ सीरीज ऑफ रीडिंग्स, डिबेट्स एंड स्क्रूटनी बाय पार्लियामेंट्री कमिटीज। हमारे पास कमिटीज हैं, एज इज द स्टैंडर्ड फॉर ऑल बिल्स। तो क्या होगा इस स्टेज के अंदर? इस स्टेज के अंदर बिल को हम भेजेंगे रीडिंग्स, डिबेट्स एंड स्क्रूटनी के लिए। द बिल कैन बी रेफर्ड टू अ सिलेक्ट कमिटी। कोई स्पेशल कमिटी भी बना सकते हैं और अ जॉइंट कमिटी और बोथ हाउसेस फॉर फर्दर एग्जामिनेशन। या तो सिंगल हाउस की कोई सिलेक्ट कमिटी बना देंगे या फिर बोथ हाउसेस क्या बना देंगे? जॉइंट कमिटी। द कमिटी कंसिडर्स द बिल क्लॉज बाय क्लॉज। जो भी क्लॉजेज होंगे उसको पढ़ा जाएगा। एंड कैन टेक एविडेंस फ्रॉम द एक्सपर्ट्स एंड पब्लिक बॉडीज। तो वो क्या लेंगे? कंसल्टेशन लेंगे। द कमिटी सबमिट्स इट्स रिपोर्ट टू द हाउस which then considers the bill as reported by the committee। तो कमेटी क्या करेगी? हाउस को बिल अपना क्या कर देगी? भेज देगी। और उसके बाद क्या होगा कि एक रिपोर्ट तैयार करके दी जाएगी कि इस बिल के ऊपर उन्होंने क्या एक्शन लिया। तो ये स्टेज 2 में क्या है कि कमेटी इस बिल को कंसिडर करेगी। स्टेज 3 में क्या है आपका? वोटिंग एंड पासिंग। तो बिल को वोटिंग स्टेज पे लाया जाएगा। द बिल इज पुट टू अ वोट इन बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। 368 की बात कर रहे हैं। अ स्पेशल मेजॉरिटी इज रिक्वायर्ड, मीनिंग अ मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस एंड अ मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। इफ द बिल पासेस बाय बोथ द हाउसेज इट इज सेंट टू प्रेजेंट फॉर द असेंट। तो ये चीज यहाँ पे 2A आर्टिकल के अंदर नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे सिंपल मेजॉरिटी की बात कर रहे हैं। अगर हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है तो आपको मेजॉरिटी कौन सी चाहिए? स्पेशल मेजॉरिटी। और लास्ट स्टेज में क्या है आपका? लास्ट स्टेज में आपका है प्रेसिडेंशियल असेंट एंड नोटिफिकेशन। इसके अंदर क्या है? द प्रेसिडेंट असेंट इज रिक्वायर्ड फॉर द बिल टू बिकम एन एक्ट। देखो अभी हमने फर्स्ट स्टेज में क्या किया? बिल को इंट्रोड्यूस किया। सेकंड स्टेज में हमने कमेटी के पास भेजा। थर्ड स्टेज में वोटिंग। फोर्थ स्टेज में क्या है? प्रेसिडेंट का असेंट चाहिए। वंस द बिल बिकम्स एन एक्ट इट इज नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गैजेट। अगर प्रेसिडेंट बिल को साइन कर देते हैं तो बिल क्या बन जाता है? बिल आपका एक्ट बन जाता है। इसके बाद क्या होगा? बिल को नोटिफाई किया जाएगा कहां पे? ऑफिशियल गैजेट में। The act will contain provisions for amending the first schedule and the fourth schedule as necessary and may also contain supplemental, incidental and consequential provisions। वो कहते हैं यहाँ पे कि जब ये बिल एक्ट बन जाएगा तो एक तो फर्स्ट शेड्यूल क्या होगा? अमेंड किया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हमें बताता है कि हमारी कंट्री के अंदर कितने स्टेट्स हैं। तो हमारी स्टेट्स लिस्ट को क्या किया जाएगा? अमेंड किया जाएगा। सेकंड क्या है? फोर्थ शेड्यूल को भी चेंज किया जाएगा। फोर्थ शेड्यूल में क्या है कि जो राज्यसभा की मेंबरशिप है उसकी बात करते हैं। अब स्टेट से ही क्या होता है? स्टेट्स की पॉपुलेशन के बेसिस के ऊपर मेंबरशिप आती है। तो हम उसको भी क्या करेंगे? हम उसको भी चेंज करेंगे क्योंकि अब हमें पता लग जाएगा कि राज्यसभा में इस स्टेट से कितनी सीट्स आएंगी। तो ये दो चीजें होती हैं जब बिल एक्ट बन जाता है। प्रेसिडेंट साइन करेंगे तो बिल एक्ट बन जाएगा। ऑफिशियल गैजेट में इसको अनाउंस किया जाएगा। उसके बाद फर्स्ट और फोर्थ शेड्यूल को चेंज किया जाएगा। तो ये आपका ओवरव्यू है किसका? आर्टिकल 2 का। आर्टिकल 2 में हमने देखा कि कैसे हम न्यू स्टेट्स को इस्टैब्लिश कर सकते हैं या एडमिट कर सकते हैं इंडिया के अंदर। यहाँ पे यूनियन टेरिटरीज को हम इस्टैब्लिश या एडमिट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ेगा। पर हम किस चीज की बात कर रहे हैं? हम सिंपल मेजोरिटी के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर न्यू स्टेट को इस्टैब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं। इससे हमने जो सिक्किम है उसको हमने पहले एक एसोसिएट स्टेट बनाया। आर्टिकल 2A अमेंडमेंट कौन सी थी? 35th अमेंडमेंट एक्ट। बाद में वो क्या बना? हमारा फुल फ्लेज स्टेट बना थ्रू 36th अमेंडमेंट एक्ट। उसके बाद हमने देखा कि स्टेजेस क्या हैं, 4 स्टेजेस क्या हैं बिल की।
कि पार्लियामेंट के पास पावर है, दोनों हाउसेज में बिल आपका आ सकता है, पर बिल इंट्रोड्यूस कौन करेगा? एक मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करेगा, एक प्राइवेट मेंबर नहीं इंट्रोड्यूस करेगा। तो ये सारी कंसिडरेशंस थी आर्टिकल 2 की। दैट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।